अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो आज हम अपने लेक्चर की कंटिन्यूटी के साथ एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है। तो आज एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। वही बेसिक एमसीक्यूज हैं और फिर वही मैं आपसे कहूँगा, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट किया कि सर ये टॉपिक मैं आपको एक बड़ा सिंपल बता दूं। मेरा मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो एमसीक्यूज के लिए, ये नहीं कि हम नंबर ऑफ एमसीक्यूज एक ही टॉपिक के करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोल एक टॉपिक है तो उसके 1000 एमसीक्यूज करने से बेहतर है कि उसके पॉसिबल एमसीक्यूज कितने होंगे वो पता हो और उसकी ट्रिक्स आनी चाहिए। बस अगर आपको ट्रिक आती होगी तो आप वो 1000 एमसीक्यूज भी कर सकते हैं। बल्कि ये जानने के कि वो 1000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें तो बेहतर ये है हर टॉपिक में नंबर ऑफ पॉसिबल एमसीक्यूज आपको पता हो, तो आप लोग इजीली इंट्री टेस्ट के अंदर हर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आसानी से वो जवाब सही हो सकता है। तो बहरहाल हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज भी मैंने कुछ एमसीक्यूज ऐसे लिखे हैं, लेकिन फिर वही वाली बात कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि ये सेम एमसीक्यूज हो, लेकिन ये जरूरी हो सकता है कि ये टॉपिक जरूर हो। आपको उस टॉपिक की क्लियरेंस होगी तो आप इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्पल होंगी आप वो एग्जाम्पल कर सकते हैं। एक और बात, एग्जाम्पल्स के पीछे ना जाएं, इन एमसीक्यूज के पीछे जो लॉजिक है वो समझें, क्योंकि आज वाले जो मैंने एमसीक्यूज लिखे हैं ये एमसीक्यूज भी मैंने खुद ने, क्योंकि लास्ट 10-12 ईयर से मैं इंट्री टेस्ट पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा है आज वाले एमसीक्यूज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के इंट्री टेस्ट में आ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखें फर्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहा है। आज आपका टाइम सेव करने के लिए मैं पहले से ये लिख लेता हूं, ये केमिस्ट्री वगैरह, कि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि इस वक्त इंट्री टेस्ट में मैं जानता हूं टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बहरहाल फर्स्ट एमसीक्यूज देखें। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे अमोनियम फॉस्फेट के तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स, देखिए नंबर ऑफ एटम्स यहां पर एवोगैड्रो की बात नहीं कर रहा, सिंपल एटम की तादाद की कह रहा है बात। अच्छा एक और बात, जरूरी नहीं है कि वो अमोनियम फॉस्फेट दे, वो आपको अमोनियम सल्फेट दे सकता है, एल्युमिनियम कार्बोनेट दे सकता है, एल्युमिनियम सल्फेट दे सकता है। कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए तो उसमें से आपने बताने क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स तो जब बताएंगे जब हमें फॉर्मूला आएगा। बहुत यहां पे देखें केमिस्ट्री में फॉर्मूला एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज बनाने नहीं आते तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाएं, वहां पर मैंने 150 फॉर्मूलाज बनाने की ट्रिक्स बताई है। तो आप वहां उस वीडियो से 150 फॉर्मूलाज सीख सकते हैं सिंपल 30 मिनट्स में। चलें हम दोबारा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर हमें, फिर वही वाली बात कहूंगा, ये सेम कंपाउंड भले नहीं आए लेकिन इस जैसे दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरे कंपाउंड आ सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इस तरह के एमसीक्यूज कर सकते हैं। और ये और यूं भी पूछा जा सकता है द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, सिंपल भी आ सकता है, मास ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। तो मींस इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हो वो आप कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो याद रखें सबसे पहले अमोनियम का सैंबल क्या है, आप रफ में लिखेंगे NH4। अमोनियम पे चार्ज क्या होता है, +1। देखें यहां मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, वहां पर मैंने फॉर्मूलाज बनाना सिखाए हैं। और फॉस्फेट होता है, उसका सैंबल है PO4, -3 चार्ज होता है। ठीक है, फॉर्मूलाज रट्टा नहीं लगा सकते, कितने याद करेंगे, इसलिए बनाने सीखें फॉर्मूलाज। हम इसको क्रॉस करते हैं, अमोनियम अपनी जगह, फॉस्फेट अपनी जगह, ठीक हो गया। अब देखें ये जो 3 है यहां पर चार्ज एक्सचेंज होंगे, ये 1 वहां जाएगा, 1 लिखते नहीं है, ठीक है। ये 3 यहां पर आएगा तो ऑलरेडी 4 है। अगर पहले से कोई नंबर होगा तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। तो ये लग गया ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर 3,
तो फॉर्मूला हो गया NH4 ब्रैकेट PO4, ऐसे ही है। अब देखें, आप रट्टा नहीं लगा सकते, कब तक याद करेंगे भाई? आप रट्टा लगाए NH4 ब्रैकेट 3 PO4, भूल जाएंगे, 100 दफा तस्वीर पढ़ेंगे भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको बनाने आते हैं तो ये फॉर्मूलाज आप खुद से बना सकते हैं, सिर्फ आपको चार्ज याद हो। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला बनाने के बाद अब आप एटम्स की क्वांटिटी काउंट करें। नाइट्रोजन के बाहर ब्रैकेट में क्या है? 3, तो नाइट्रोजन एटम्स कितने हो गए? 3, 4 3s are 12, 1 फास्फोरस, 4 ऑक्सीजन, तो 12 एंड 3 कितने हो गए? 15, 1 16 एंड 4 20। मतलब एक मॉलिक्यूल अमोनियम फॉस्फेट में कितने एटम्स हुए? 20। तो हमसे कितने मॉलिक्यूल पूछे गए हैं यहां पर? 2 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में 20 एटम्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 40। तो चेक करें यहां पे कहीं 40 का ऑप्शन है? नहीं है, तो हमारा आंसर होगा नॉट। क्लियर हो गई बात? ये एक एमसीक्यूज इस तरह की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इससे आपका फायदा ये होगा, आपको फॉर्मूलाज भी आ गए, नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लेंगे। दूसरा हम देखते हैं एमसीक्यूज क्या है। व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन? सिर्फ हमसे कार्बन का मास पूछा, ये याद रखें। इन 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम कार्बोनेट। अगर 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम कार्बोनेट के 3 मॉलिक्यूल में कार्बन का मास क्या है? फिर वही बात आ गई, अगर हमें एल्युमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है तो ही तो हम कार्बन का मास बता सकेंगे। चले हम बना लेते हैं। अगेन सेम मेथड है। Al, एल्युमिनियम पे चार्ज 3 है, कार्बोनेट CO3-2, क्रॉस किया, Al अपनी जगह, CO3 अपनी जगह। मैंने आपसे कहा जब फॉर्मूला बनाएंगे तो चार्ज एक्सचेंज करेंगे, जो उसके पास चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसको एक्सचेंज करेंगे। 2 यहां आ जाएगा और 3 वहां जाएगा, इसलिए हम क्रॉस लगा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, एल्युमिनियम कार्बोनेट में कार्बन के एटम्स कितने हुए? कार्बन के बाहर ओवर क्या लिखा हुआ है? 3, तो कितने एटम हुए कार्बन के? 3। एक कार्बन का मास क्या है? सिंगल कार्बन का मास 12, 2 एटम्स का 24, 3 एटम्स का 36। पूछा भी यहां पे 3 मॉलिक्यूल में है। अगर 3 मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, देखें एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम से? 3। एक मॉलिक्यूल का मास 36 से 2 मॉलिक्यूल का मास क्या हुआ? 72। तो 3 मॉलिक्यूल का मास चेक करें, यहां पर है कुछ ऐसा ऑप्शन है? 72 से अबव होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने नहीं लिखा था, तो इसका ऑप्शन होगा नॉट। याद रखिएगा, मैं कभी कभार ऑप्शन नहीं लिखता क्योंकि आप लोग धुक्के लगा रहे होते हैं ABC, चाहता हूं आपका गलत भी हो। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल एल्युमिनियम कार्बोनेट में अगर 3 कार्बन थे, जिसमें से एक का मास अगर 36 है, 3 एटम्स का मास कितना हो गया? 36। एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम का मास 36, तो 2 मॉलिक्यूल में 72 हो गया। 3 मॉलिक्यूल में फिर आप ऐड कर दें 108। ठीक है, जो ऑप्शन नहीं है यहां पर। क्लियर हो गई बात ये? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज भी आते हैं इंट्रोडक्स में, तैयार रखें इसके लिए भी। ये सारा पोर्शन बेसिक है, बेसिक केमिस्ट्री, जर्नल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ये जर्नल केमिस्ट्री होती है, जो एक पोर्शन जरूर होता है इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट में। तो देखें, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन यूनिनेगेटिव, अच्छा इसकी जगह चेंज कर लें, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इज यूनिपॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव, एग्जामिनर आपको कोई भी फॉर्म दे सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहें। क्लियर हो गई बात? तो यूनिनेगेटिव, अगर कोई एटम है और वो यूनिनेगेटिव है, उस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसको यूं समझें किसी एक एटम पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दें मजीद। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो उस पर 2 नेगेटिव हो जाने चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव कब आएगा? जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, तो वो फिर डाई नेगेटिव हो जाएगा।
डाई नेगेटिव। चेक करें, ये ऑप्शन है। न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल नहीं होगा। पॉजिटिव नहीं, ये भी नहीं होगा। डाई पॉजिटिव भी नहीं होगा, मींस नन ऑफ दिस। समझ आ गई? तो आपने इस बात का ख्याल करना है। अगर आपसे एमसीक्यूज में कहा जा रहा है अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें यूनिपॉजिटिव में, यूनिपॉजिटिव किसको कहते हैं? जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हो, ठीक है। अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो वो पॉजिटिव चार्ज उसका खत्म हो जाएगा। खत्म होने की बिना पे वो दोबारा से क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है? कौन सी एग्जाम्पल है डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल? हीलियम। चेक करें, नहीं। अब देखिए, नियॉन के नीचे 2 लिखा हुआ है, क्या ये है? या ये कैल्शियम के नीचे 2 लिखा हुआ है, या फिर ये ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 2 है। इनमें से आपको क्या लगता है? गैस करें, क्या लगता है? मेरे ख्याल से क्या ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, बी एंड सी बोथ, ये भी हो सकता है। नहीं, इसका आंसर नॉट है। रीजन याद रखिएगा, ये नियॉन को हम कभी भी इस तरह नीचे 2 नहीं लगाते, ये गलत है लिखना, क्योंकि ये नोबल गैस से, नोबल गैस याद रखिएगा मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, ये मोनोएटॉमिक है, ये डायएटॉमिक नहीं है। जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं वो मोनोएटॉमिक होते हैं। क्लियर हो गई बात? ये मोनोएटॉमिक गैस है, एक्सेप्ट टू नोबल गैसेस। जो भी पीरियोडिक टेबल में गैसेस हैं वो हमारे पास क्या है? डायएटॉमिक है। चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, या वो ऑक्सीजन हो। तो मींस कभी भी हम हीलियम के साथ या नियॉन के साथ मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं लिख सकते, ये तो गलत हो गया। कैल्शियम मेटल है, मेटल अलोन मेटल के साथ भी याद रखिएगा नीचे 2 लिखा हुआ हो तो गलत है। अलोन मेटल के साथ भी नीचे 2 नहीं लगाएंगे, हमेशा कोफिशिएंट में लगाएंगे। अच्छा, यहां पर ऑक्सीजन तो है डायटोमिक मॉलिक्यूल ना, बट मैंने यहां पर उसको एटम फॉर्म में लिया है, इसलिए उसको कोफिशिएंट किया है। तो इस एग्जाम्पल में कोई भी डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल नहीं है। क्लियर हो गई बात? इसलिए हमने नन ऑफ दीज दिया यहां पर। अगर O2 यूं लिख देता मैं तो फिर तो सही था। क्लियर? एक और एमसीक्यूज। Which of the following is an example of impure form of matter? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की? ठीक है, हमने पढ़ा था एलिमेंट प्योर है, हमने पढ़ा था कंपाउंड प्योर है, हमने पढ़ा था मिक्सचर इम्प्योर है, ऐसा ही था। तो चेक कर लेते हैं। यहां पर देखें, ये लाइट जो है वो तो मैटर ही नहीं है, तो प्योर और इम्प्योर का सवाल कहां से हुआ? वो तो बात हो रही है मैटर की, ये तो हो नहीं सकता। हीट भी क्या है? मैटर नहीं है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एच न्यू जो है, एच न्यू ये लाइट का सैंबल है, लाइट का सैंबल है एच न्यू, ये भी मैटर नहीं है। इसके अलावा आ जाए यूवी भी लाइट, ये सब की सब एनर्जीज हैं और ये मैटर ही नहीं है। तो ये प्योर और इम्प्योर की बात कहां से आ गई? अगर ये मैटर होते तो हम सजेस्ट करते कौन प्योर है कौन इम्प्योर है। तो यहां पर ये भी हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो आंसर क्या हुआ? नॉट। आज वाले एमसीक्यूज में ज्यादातर नॉट आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? क्योंकि मैं चाह रहा था आप पहले इनमें से ऑप्शन में से तुक्के लगा लें अपने, उसके बाद देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बेसिक में, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एंट्री टेस्ट में आने के, और बहुत ज्यादा मैंने फ्रीक्वेंटली इनको देखा है, एक साल छोड़कर एक साल किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में ये वाले क्वेश्चन होते ही होते हैं। इसलिए मैंने यहां इनमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिखे हैं कि आप इसको पढ़ें और समझें। देखें, फाइंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, मतलब याद रखें आपसे पूछा जा सकता है फिजिकल और केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई करें। कौन सा चेंज केमिस्ट्री में यहां फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। देखें, एग्जाम्पल्स को रट्टा ना लगाएं।
एग्जाम्पल तो बहुत सारी हैं, हम कितनों को रटा लगाएंगे, कितनों को याद करें। कोई इसकी ट्रिक सीख लें कि एग्जाम में आइडेंटिफाई कर लें कि भाई ये फिजिकल चेंज है और ये केमिकल चेंज है, कोई ऐसी ट्रिक हो। भाई डेफिनेशंस याद कर लेंगे तो क्या होगा, डेफिनेशन सहारा नहीं देगी। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक बता रहा हूं, आप दो दो बातें याद कर लें, दो वर्ड याद कर लें। फिजिकल चेंज याद रखें, देखें याद रखें, जो चीज अपनी जगह वापस आ जाए, जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाए और उसकी कंपोजिशन चेंज ना हो, ठीक है, मींस जो रिवर्सिबल हो और उसकी कंपोजिशन चेंज ना हो, वो फिजिकल चेंज है। और जिसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ना आए, तो वो केमिकल चेंज है। देखें कभी कभार हम यूं देखते हैं, जो चीज रिवर्स हो जाए वो फिजिकल चेंज, जो इरिवर्सिबल हो वो केमिकल चेंज। लेकिन कभी कभार इनमें कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए आप दूसरा वर्ड भी ऐड कर लें। रिवर्स के साथ ये भी सोच लें जिसकी कंपोजिशन चेंज ना हो वो फिजिकल चेंज है, और जिसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए और वो इरिवर्सिबल हो वो केमिकल चेंज है। तो ये चीज याद रखें हमेशा, तो फिर तो एमसीक्यूज हो जाएगा। अगर ये सिंगल वर्ड याद करेंगे तो मुश्किलात हो जाएंगी, कहीं ना कहीं फंसेंगे एमसीक्यूज में। सिंगल वर्ड जैसे सिंपल ये याद कर लें, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। बट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी होंगी कि आप उन एग्जाम्पल को इस एक सिंगल वर्ड से आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी, ठीक है। क्या कहा मैंने, रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज, और कंपोजिशन उसकी चेंज ना हो, फिजिकल चेंज। इरिवर्सिबल और कंपोजिशन भी उसकी चेंज हो जाए तो उसको नाम क्या देंगे, यस, केमिकल चेंज। तो चलें चेक करते हैं। भाई देखें, लोग दुनिया में आए हैं, चले जाते हैं दुनिया से, तो उनकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है, ठीक है, और लाजमी सी बात है वो वापस लौट के नहीं आते। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। मजाक है या हम एक केमिस्ट्री की एग्जाम्पल करते हैं तो इसको सीरियस नहीं लीजिएगा, तो वो तो ऐसे ही जोक था बीच में। अब यहां पर देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल एंड वुड। अगर वुड, लकड़ी को, वुड को या कोल को जलाएं, बर्न करें, तो क्या वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आएगा? नहीं ना, क्योंकि उसकी अपनी ओरिजिनल कंडीशन, उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। मींस कि ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो साथ में यहां पर हम लिखेंगे सी, केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, सोचें आइस मेल्ट होगी तो क्या आइसक्रीम बन जाएगी? क्या नहीं ना, दोबारा फ्रीज भी होगी, लाइट आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। चलें, आप बोलेंगे सर अभी तो आप रिवर्स से बता दिया, दूसरे से बताएं। भाई आइस का फॉर्मूला क्या है, H2O। आइस का फॉर्मूला क्या है, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो इसका मतलब दोनों का जब फॉर्मूला सेम है तो इसके दोनों में कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, मींस ये फिजिकल चेंज हुआ। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को बॉयल करेंगे तो क्या ऑरेंज जूस बनेगा? नहीं ना, पानी ही रहेगा। आप सोच रहे होंगे स्टीम बनेगा, चलें बात वही आ गई। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। स्टीम का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो इसका मतलब ये हुआ H2O, फॉर्मूला सेम, मतलब कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा मींस कि ये भी फिजिकल चेंज हुआ। P, कंबस्शन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है बर्निंग है। हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करेंगे, हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मींस के कंपोजिशन चेंज हो गई। मींस के कंपोजिशन चेंज हो गई कि मतलब ये इरिवर्सिबल हुआ। तो ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज। अगर इस तरह समझ के पढ़ेंगे तो जितनी एग्जाम्पल होगी आप कर सकते हैं, अदरवाइज लिमिटेड एग्जाम्पल को रट्टा लगाएंगे तो फिर नहीं कर सकेंगे। याद रखें, कम से कम आप एग्जाम्पल्स को छोड़ के आप उसकी थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, वो इंपॉर्टेंट है। एक एमसीक्यूज आपको होमवर्क दूंगा, मुझे कमेंट्स करके, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसके जवाब बताइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको हम कंप्लीट करें, फिर आपसे मैं पूछता हूं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मतलब
रस्टिंग, जंग लगना, केमिकल है फिजिकल है? सोच के बताएं। एक दफा आयरन पर रस्टिंग हो जाए, क्या वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आएगा? आयरन का फॉर्मूला क्या है? Fe। रस्टिंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। मतलब कंपोजिशन चेंज हो गई, उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई। पहले वो एलिमेंट था, अब वो कंपाउंड हो गया। ठीक है, मींस के केमिकल चेंज है। यूं सोचें, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या समझते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। लाजमी सी बात है, किसी कंपाउंड को आप ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तोड़ रहे हैं, एटम फॉर्म में ला रहे हैं, तो मींस सिंपल हो गई बात, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि वहां पर आपने उसकी कंपोजिशन को क्या किया? चेंज किया है। तो मींस ये भी केमिकल चेंज। एवापोरेशन, केमिस्ट्री में एवापोरेशन किसको कहते हैं? वाटर का वेपोराइज होना। ऐसा ही है ना भाई, एक गिलास पानी है, मैं फेंक दूं यहां पर, वो पानी क्या होगा? खुद ही क्या होगा? वेपर्स बन के उड़ जाएगा, ड्राई हो जाएगा ना। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। वेपर्स का फॉर्मूला क्या है? H2O। मतलब कोई कंपोजिशन में चेंज आया? कोई कंपोजिशन में चेंज आया? नहीं आया। एवोपरेशन भी क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ यहां पर। अच्छा, एवोपरेशन का अपोजिट वैसे भी पता है हमें, कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड चेंज इनटू गैस, गैस चेंज इनटू लिक्विड, ये वैसे भी प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। सब्लिमेशन, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, और हमें ऑलरेडी पता है, ये तो बहुत ही आसान है। सब्लिमेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ, ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, ये सारे फिजिकल प्रोसेस हैं। तो मींस ये सब के सब क्या हैं? यहां वाले ये सिंपल, ये तो फिजिकल चेंज हुए। क्लियर है? तो याद रखिएगा, रिवर्सिबल हो और उसकी कंपोजिशन चेंज ना हो, फिजिकल चेंज है। इरिवर्सिबल हो और उसकी बनावट चेंज हो जाए, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए, तो वो इरिवर्सिबल है। ठीक हो गया, वो केमिकल चेंज है। अब आपने एमसीक्यूज क्या करने हैं? एक आसान काम दे रहा हूं, मुझे जरूर आपने मैसेज पे या कमेंट्स में बताना है। कोशिश कर ले लें कि आप मुझे व्हाट्सएप करके बता दें, नंबर मेरा है। ये मैंने 8 एग्जाम्पल लिखी हैं, जितनी भी, इनमें से कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है? क्लियर हो गई बात? ये आपने मुझे टाइप करके बताने हैं, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि बहुत दफा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पर भी एमसीक्यूज आए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आप मुझे बताएंगे और मैं वेट करूंगा। और अगर कोई चीज मुश्किल लग रही हो एमसीक्यूज में, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ये सीरीज चलती रहेगी। बेसिक मैं समझता हूं इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैचोमेट्री। बहुत सारे बच्चों को चैप्टर 1 में जो प्रॉब्लम होती है स्टैचोमेट्री में होती है, तो हम उसको जब भी डिस्कस करेंगे। और स्टैचोमेट्री हम फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो विदाउट इक्वेशंस वाली। ठीक है, तो जब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, अल्लाह हाफिज।